हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन की आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। राइट, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आईटीआर फाइलिंग। राइट, सेकंड हो गया आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे आईटीआर फाइलिंग के। देखिए, एक बार अगर आपके आईटीआर फाइल हो जाती है तो वो डिपार्टमेंट के लेवल पे प्रोसेस होती है, तो उसका स्टेप्स क्या रहता है, प्रोसेस क्या रहता है। एंड लास्ट आपका इनकम टैक्स रिफंड टाइम लिमिट। अगर आपका कोई इनकम टैक्स में रिफंड बनना है तो उसमें क्या टाइम लिमिट है आपको रिफंड आपके अकाउंट में आने के लिए। देखिए, इन सभी पॉइंट्स को मैंने डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कशन किया है। इस स्लाइड के थ्रू बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो किस वैल्यू पे होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का होता है जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम होती है उनकी टोटल एग्जम्पशन माइनस करने के बाद। फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस इनकम होती है, राइट, आपकी इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है, आपकी रेंटल इनकम भी हो सकती है, आपकी कैपिटल गेन इनकम भी हो सकती है। तो इन सभी इनकम का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम होता है। उसके बाद कुछ डिडक्शन अलाउड होती हैं, ठीक है, एटीसी, एटीडी और दूसरे भी सेक्शन होते हैं, तो वो हम माइनस कर लेते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपको अलाउड होते हैं, तो वो हम आगे डिटेल में बताएंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बेसिकली टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम बोलते हैं, और इस टैक्सेबल इनकम पर ही आपके टैक्स की कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन हमें देना होता है। राइट, देखिए, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है टैक्स पेयर डॉक्यूमेंट, सेकंड है आपका इनकम की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एंड थर्ड हो गया डिडक्शन की हमें क्या क्या डिटेल देनी होती है आपको। पहला, अगर टैक्स पेयर डॉक्यूमेंट मतलब आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो हमें कॉपी ऑफ पैन चाहिए होती है, उसके बाद आधार की भी कॉपी चाहिए होती है हमें दोनों साइड से, एंड आपका आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए। इन केस आपका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो आप आधार मोबाइल से लिंक करा लीजिए। इसमें नॉर्मली 1 वीक का टाइम लगता है, क्योंकि अगर आधार आपका मोबाइल से लिंक होगा तो आपको आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। आगे मैं उसका इंपॉर्टेंस भी आपको समझाऊंगा। एंड इसके बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट हैं, ठीक है, सभी का अकाउंट नंबर और एफएससी कोड आपको हमें देना होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्लाइंट मेंटेन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ सभी बैंक का अकाउंट नंबर और एफएससी कोड देना होता है। इन केस कोई ऐसा आपका अकाउंट है जिसे आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर आपका प्लान है उसे मेंटेन भी नहीं करना है, तो उस अकाउंट को आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज सारे अकाउंट की नंबर एंड एफएससी कोड देना होता है। एंड इसके बाद है आपको मोबाइल नंबर देना होता है एंड एक ईमेल आईडी देनी होती है। देखिए, ईमेल आईडी जो भी आप हमें देते हैं वो ईमेल आईडी हम आईटीआर में डालेंगे, और इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भी ईमेल आएगा आपके आईटीआर से रिलेटेड वो उसी ईमेल आईडी पे आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो भी आप आईटीआर फाइल कराते हैं सभी में सेम ईमेल आईडी आप लिखें। एंड लास्ट होता है आपका इनकम टैक्स पासवर्ड। देखिए, जब भी हम बेसिकली आपकी जो आईटीआर होती है या ऑनलाइन फाइल होती है, राइट, और ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आपका लॉगिन क्रिएट करना होता है, जो कि 1 टाइम प्रोसेस होता है। अगर आपने अपना लॉगिन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो इट मीन्स आपके पास पासवर्ड होगा, तो वो पासवर्ड आप हमें दे देंगे। एंड आप जो हमसे पासवर्ड शेयर करते हैं इनकम टैक्स का, एज सच प्राइवेसी से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहेगा। ये हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी होती है कि आपका कोई भी डेटा लीक नहीं हो, राइट, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इवन आईटीआर फाइल करने के बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं इनकम डॉक्यूमेंट्स पे, देखिए मेन आपका बिजनेस इनकम ही रहती है, राइट। तो आप अनरजिस्टर्ड हैं तो उस केस में सच आपका इनवॉइस और ये सब रहते भी नहीं है, तो मेन होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो जो भी रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है जिसके आप आईटीआर फाइल करा रहे हैं तो उसका हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड 31 मार्च को लास्ट होगा। और आपकी बैंक की स्टेटमेंट देखने के बाद हम एक बार आपसे डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, क्या कर सकते हैं, क्या आपकी इनकम रहेगी, क्या उस पर टैक्स की कैलकुलेशन रहेगी, राइट। तो वो बैंक स्टेटमेंट देखकर ही हम कंफर्म कर सकते हैं। एंड सेकंड, अगर आपकी और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम हो गया, सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, सेल ऑफ शेयर हो गया, रेंटल इनकम हो गया, तो वो उसकी डिटेल भी आप हमें देंगे। देखिए, इन केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी या शेयर की बात करूँ तो मेनली इसमें हमें डेट ऑफ सेल, सेल वैल्यू, डेट ऑफ परचेज एंड परचेज वैल्यू ये चाहिए होती है। उसके बेसिस पे हम आपका प्रॉफिट निकाल के रिपोर्ट कर देते हैं। एंड हमारा फाइनल पॉइंट है डिडक्शन से रिलेटेड। देखिए, डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स में बहुत सारी मतलब मोर देन 100 डिडक्शन लिखी हुई हैं, बट मैंने यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे ये मोस्ट कॉमन डिडक्शन है जो नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, पहला सेक्शन है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में आपका मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन अलाउड होता है।
जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड कवर्ड होता है, फिक्स डिपॉजिट कवर्ड होता है 5 साल से ऊपर का। अगर आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस हो गया, गारंटेड प्लान्स भी होते हैं वो हो गया, तो उसका आपको एटीसी में डिडक्शन मिलता है। ELSS अगर आपने कोई किया हुआ है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो उसका भी मिलता है। NSC NPS इन सभी का आपको एटीसी में डिडक्शन मिलता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। इसके अलावा सेक्शन 80D होता है, और 80D बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाती है। हेल्थ चेकअप पे अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो उसमें भी एक लिमिट तक आपको डिडक्शन मिल जाती है। एंड इसमें देखिए, अगर आपने कोई पेरेंट्स के ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस किए हुए हैं एंड आपके पेरेंट्स का कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो उन मेडिकल एक्सपेंस की भी एक लिमिट तक आपको डिडक्शन मिल जाती है। एंड लास्ट है हमारा होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। देखिए, जब आपका होम लोन रीपे होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा होता है प्रिंसिपल। उसका हमें बाइफिकेशन चाहिए होता है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो मैक्सिमम 2 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाता है। एंड अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो आपको ये प्रिंसिपल 1,50,000 की लिमिट में कवर्ड होता है सेक्शन 80C में। तो इसके रिगार्डिंग आपको हमें सर्टिफिकेट देना होता है, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, और ये आप अपने बैंक से ले सकते हैं। इनकेस आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनकेस ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस के केस में बेसिकली इनकम टैक्स जो लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है, राइट। और प्रॉफिट कैलकुलेशन के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप प्रॉपर अपना रिकॉर्ड रखिए कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, आपने कौन कौन से खर्चे किए बिजनेस रिलेटेड, एंड अगेन जो नेट वैल्यू आएगी वो आपका प्रॉफिट होगा। बट जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, देखिए, वो बेसिकली अकाउंटेंट या खुद इतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि ये सब डेटा मेंटेन करें। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेशल प्रोविजन बनाया है जिसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलते हैं। प्रिजम्पटिव का मतलब है कि वो एग्ज्यूम कर लेंगे इतना प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। वो आपसे डिटेल नहीं मांगेंगे कि हाँ जी आपका क्या खर्चा हुआ। देखिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है बिजनेसमैन का, उसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी होती है जिसमें आपकी ग्रॉस रिसीट का 8% या 6% को ही प्रॉफिट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 50 लाख ग्रॉस रिसीट है, ठीक है, तो उसका 8% मीन्स 4 लाख ही आपका प्रॉफिट माना जाएगा। बेसिकली ये प्रिजम्पटिव है, मीन्स मान लिया जाएगा, राइट। चाहे आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो, डजेंट मैटर, बट 8% मान लिया जाएगा और आपसे कोई एक्सपेंस की डिटेल भी नहीं पूछेगा। बेस्ट पार्ट ये है इस सेक्शन का। एंड 8% के अलावा एक ऑप्शन होता है 6% का। देखिए, दोनों में डिफरेंस ये होता है, अगर कोई भी इस ऑप्शन को चूज करना चाह रहा है कि मैं अपनी ग्रॉस रिसीट का 8% या 6% डिक्लेयर करूं, तो उसके लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन है, देखिए, इसके लिए आप इंडिविजुअल HUF या पार्टनरशिप फर्म होने चाहिए। इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, बेसिकली ये नेचुरल पर्सन को रेफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं हो गया रिजवान सैफी और कोई राम, श्याम, मोहन, इस टाइप से जो नेचुरल पर्सन होते हैं वो इसको क्लेम कर सकते हैं, HUF कर सकता है। कोई पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP इसको चूज कर सकते हैं। और उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, कुछ भी हो, एनीथिंग, एनी बिजनेस एक्सेप्ट दीज 4, ये 4 नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। उसमें इन 4 जो एक्सेप्शन है, प्रोफेशनल आपका नहीं होना चाहिए बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नहीं होने चाहिए आप, कमीशन इनकम नहीं होनी चाहिए आपकी, प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स ऑफ कैरियर, इससे इनकम नहीं होनी चाहिए। इन 4 नेचर ऑफ बिजनेस को छोड़ के आपका कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस है आप क्लेम कर सकते हैं, ये 8 और 6% वाला ऑप्शन। एंड आपकी थर्ड जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, आपका टर्नओवर जो भी ग्रॉस रिसीट या सेल है वो 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो ये आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, उसी के बाद आप 8% और 6% अपनी ग्रॉस रिसीट का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर देखिए, दोनों में डिफरेंस की बात करूं, 8% कब करते हैं और 6% कब। देखिए, 8% तब करते हैं जब आपका अदर देन बैंक के थ्रू आपकी इनकम हुई है। फॉर एग्जांपल, कैश में अगर आप डील कर रहे हैं, राइट, या पेटीएम, UPI उस टाइप से आप डील कर रहे हैं कि आपका अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको ग्रॉस रिसीट का 8% दिखाना होता है। बेसिकली डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप बैंक के थ्रू अपना इनकम लेते हैं, आपका जो भी पेमेंट आता है बैंक में ही आता है, तो उस केस में आप ग्रॉस रिसीट का 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, राइट। देखिए, इसका बेनिफिट ये होता है इस सेक्शन में ITR फाइल करने का कि आपको कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करने हैं कि आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। एंड इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करूं, देखिए, इस ऊपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें 8% और 6% हम प्रॉफिट एज्यूम करते थे।
जो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है, ग्रॉस रिसीट का 50% हमें प्रॉफिट मानना होता है। बेसिकली ये जो सेक्शन है ये प्रोफेशनल्स को एप्लीकेबल होता है, राइट। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि प्रोफेशनल आपका 8% और 6% इन प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल के केस में स्पेशल सेक्शन बना हुआ है जिसमें वो 50% ग्रॉस रिसीट का अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं और ITR फाइल कर सकते हैं। देखिए प्रोफेशनल्स को ये सेक्शन चूज करने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहला ये, या तो वो इंडिविजुअल हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो जो इस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, राइट। सेकंड कंडीशन को ये सेटिस्फाई करनी है कि वो प्रोफेशनल की कैटेगरीज में आते हो, और डिपार्टमेंट ने प्रोफेशनल को डिफाइन किया हुआ है। उन्होंने डिफाइन किया है कि इंजीनियरिंग, लीगल, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन हो गए, अकाउंटेंट हो गए, मेडिकल हो गए, टेक्निकल कंसल्टेंट हो गए, इंटीरियर डेकोरेशन, इससे रिलेटेड आपका बिजनेस है तो आप प्रोफेशनल की कैटेगरी में आएंगे, राइट। एंड थर्ड कंडीशन जो आपको सेटिस्फाई करनी है होती है वो ये होता है कि आपका जो भी सेल्स, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर वो आपकी 50 लाख से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स तीनों कंडीशन जब आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप 50% ग्रॉस रिसीट का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं समराइज करूँ, आप इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म होने चाहिए, आप प्रोफेशनल होने चाहिए और आपका टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन चूज करने का देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। मींस आपको कोई अपनी एक्सपेंस की डिटेल नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल है, राइट, और आपका 20 लाख रुपए की ग्रॉस रिसीट है, तो 50% मीन्स 10 लाख आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा जिस पे टैक्स की कैलकुलेशन होगी। इवन आपका 100% प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल 20 लाख इनकम है, या लेट सपोज आपका 10% एक्सपेंसेस है, 90% आपका प्रॉफिट है, तब भी डिपार्टमेंट ये नहीं बोलेगा आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करो। 50% आपने डिक्लेयर कर दिया, दैट इज इनफ। और दूसरा ये देखिए, आपको 10 लाख की ग्रॉस रिसीट तक कोई टैक्स नहीं लगता है, बिकॉज 10 लाख का अगर 50% करेंगे 5 लाख हो गया, 5 लाख आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है और 5 लाख तक इनकम टैक्स लगता नहीं है, राइट। और ITR फाइलिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो मैं प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, बेसिकली ये प्रोसेस वो है जो हम फॉलो करते हैं। इट मीन्स कि हम जो ITR आपकी फाइल करेंगे उसमें हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये प्रोसेस मैंने बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्शन। देखिए पहले हम आपसे कॉल पे डिस्कशन होता है और जो भी आपसे रिलेटेड है हम आपका केस समझते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन होती है आपको हम लिस्ट भेजते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आपकी ITR फाइल करने के लिए चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड है आपका प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। देखिए एक बार आप हमें डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन सारा कुछ, तो उसके बाद हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स बनाते हैं, ठीक है। एंड ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स का मैं आगे आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट कैसा रहता है, राइट। तो हम ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हैं जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल और आपकी इनकम और टैक्सेशन से रिलेटेड डिटेल होती है, वो हम बनाते हैं। एंड थर्ड स्टेप होता है कंफर्मेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, जो हमने कंप्यूटेशन बनाया है वो हम आपको मेल करते हैं, जो भी आपने ईमेल आईडी दी है उस पर। मेल करने का मेन पर्पज होता है आपसे कंफर्मेशन लेना कि सारा कुछ जो भी हमने कंप्यूटेशन बनाया है वो ठीक है, मतलब उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक तो नहीं है। देखिए इनकेस आपको लगता है कंप्यूटेशन में कोई करेक्शन होना है तो आप हमें मेल के थ्रू बता सकते हैं। वो करेक्शन करने के बाद हम दोबारा आपको कंफर्मेशन के लिए कंप्यूटेशन भेजेंगे, ठीक है। कंफर्मेशन मिलने के बाद हम आपकी ITR फाइल करते हैं। इन केस आपका कोई टैक्स पेबल रहता है तो ITR फाइल करने से पहले हम आपका टैक्स जमा करवाते हैं, उसके बाद ही ITR फाइल करते हैं, बिकॉज एज पर लॉ आपका टैक्स जमा करना मैंडेटरी होता है बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR। देखिए ITR फाइल करने के लिए बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो आप ऑनलाइन ITR फाइल होती है आपकी, उसके बाद वेरिफिकेशन भी होता है ITR का। इनकेस आपकी ITR ऑनलाइन फाइल हो गई बट वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपकी ITR यही ट्रीट की जाएगी कि आपने ITR फाइल ही नहीं करी है। तो इट मीन्स आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप भी अपने लेवल पे कंफर्म कर लें कि आपका ITR का वेरिफिकेशन हो गया है। ITR वेरिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली आपको 120 डेज का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ ITR। तो हम बेसिकली इतना वेट नहीं करते हैं 120 डेज का। तो जिस टाइम पे हम ऑनलाइन आपके ITR फाइल करते हैं तो सेम डेज आपका ITR का वेरिफिकेशन कर देते हैं, और इन केस कोई टेक्निकल एरर होता है तो एज सुन एज पॉसिबल आपके ITR का वेरिफिकेशन कर देते हैं, राइट। बेसिकली ITR वेरिफिकेशन करने के 2 मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, जिसमें पहला होता है आपका आधार OTP के थ्रू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपका आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए। इन केस नहीं है तो आप अपडेट करा लीजिए। और देखिए अगर आपका लिंक है तो आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आधार से लिंक है उस पर OTP आता है, वो OTP आप हमारी टीम को बताएंगे तो उसके थ्रू आपकी ITR वेरीफाई कर देंगे, राइट। इन केस आपका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो उस केस में जो ऑप्शन होता है आपके पास
वो ये रहता है कि आप ITR एक्नॉलेजमेंट की कॉपी प्रिंट निकाल के उस पर साइन करके उस फिजिकल कॉपी को आपको बेंगलोर भेजना होता है कुरियर के थ्रू। बट ये ऑप्शन बहुत टाइम लेता है। बेसिकली इसमें क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट उसको बेंगलोर भेजना भूल गए, कभी ऐसा भी होता है कि कुरियर किया बट वो उधर पहुंच नहीं पाया या बहुत टाइम ले रहा है पहुंचने में, तो आपको दोबारा से उसको बेंगलोर भेजना होता है। तो बेसिकली ये मतलब इसके कंपैरिजन में आधार OTP वाला वेरिफिकेशन ज़्यादा इजी है, राइट। देखिए अगर मैं कंप्यूटेशन जो हम आपको भेजते हैं कन्फर्मेशन की उसकी बात करूँ तो ये उसका फॉर्मेट है एंड इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड दूसरा नीचे हो गया आपकी टैक्स रिलेटेड, इनकम एंड टैक्सेशन से रिलेटेड आपकी डिटेल। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ आप नाम लिखा होगा आपका, आपका फादर नेम, आपका स्टेटस क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस लिखा होगा, किस फाइनेंशियल ईयर की फाइल कर रहे हैं, उसका असेसमेंट की ईयर क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका आधार नंबर लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर एंड आपकी ईमेल आईडी लिखी होगी। और इन केस अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपका बिजनेस का नाम भी यहाँ आता है। देखिए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो बेसिकली उन्होंने कहीं अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया हुआ था, स्टिल अगर वो कोई नाम देना चाहते हैं बिजनेस का तो हम वो नाम ITR में मेंशन कर सकते हैं। और जो लोग रजिस्टर्ड है उनका तो GST या दूसरे रजिस्ट्रेशन के बेस पर हम जो भी नाम होता है वो ले ही लेते हैं। एंड इसके अलावा बैंक डिटेल आपकी, जो भी आप बैंक अकाउंट्स ये सब देते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे होती है, नेम ऑफ द बैंक, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सब, राइट। एंड नीचे जो दिया होता है वो बेसिकली आपकी इनकम की डिटेल होती है और उस पर टैक्स का कैलकुलेशन, आपकी डिडक्शन, आपका टैक्सेबल इनकम कितनी आई, उस पर टैक्स का कैलकुलेशन कितना हुआ, आपका TDS कितना कटा है और आपको टैक्स पे करना है, रिफंड करना है क्या, ये सब मेंशन होता है, राइट। और इसके नीचे आपका ये TDS से रिलेटेड डिटेल होती है कि किस कंपनी ने आपका TDS काटा है, कब काटा है, किस वैल्यू पे काटा है, कितनी आपकी इनकम थी और उस इनकम पे कितना TDS काटा है, राइट। ये सब डिटेल होती हैं। बेसिकली ये जो हम कंप्यूटेशन आपको भेजते हैं इसमें देखिए जो आपका मेन अटेंशन वाला पार्ट होता है वो ये होता है जो आपकी पर्सनल होती है, आपकी बैंक डिटेल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बाकी की जो इनकम और आपका टैक्सेशन वाला पार्ट हो गया, वी अंडरस्टैंड कि हम उसको अच्छा समझते हैं, तो जो भी होता है हमने बेस्ट अपने लेवल पे किया होता है, फिर भी आप इसको गो थ्रू कर लेना, राइट। देखिए एक बार आपके ITR वेरीफाई हो जाती है तो कंसल्टेंट के लेवल पे काम पूरा हो जाता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका ITR जाते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पार्ट पर। जब आपकी ITR फाइल हो जाएगी उसमें 2 केस हो सकते हैं आपका। पहला होगा कि जो भी ITR में डिटेल गया है वो परफेक्ट है और आपकी ITR में कोई करेक्शन नहीं होना, जैसा हमने डेटा फाइल किया है वो आपका वैसे ही प्रोसेस हो जाता है। सेकंड होता है करेक्शन इन ITR इज रिक्वायर्ड। देखिए ये तब आपका केस बनता है तो जब जो भी आपने ITR फाइल किया है उसमें जो भी आपने ITR में डेटा मेंशन किया है, राइट, इन्फॉर्मेशन मेंशन की है, और प्लस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है उसमें कहीं गैप होता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है कि आपकी सैलरी की इनकम 15 लाख है बट आपने ITR में दिखाया हुआ है 12 लाख। इनकेस कोई भी गैप होता है तो डिपार्टमेंट आपको मेल के थ्रू इंटीमेट करता है कि हाँ जी ये गैप आ रहा है और इसको ऐसे सही करना है। बट अगेन मतलब जो भी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन होगा वो मेल के थ्रू ही होगा। सो मेल पर आप अपने एक्टिव रहें, राइट। इनकेस कोई मेल आता है आपको समझ नहीं आता आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम उसको चेक करके अपने लेवल पे आपसे डिस्कस करेंगे और जो भी मतलब इसमें करेक्शन होना है और या ITR रिवाइज होनी है वो करेंगे आपके बिहाफ पे, राइट। देखिए अगर ITR इंटीमेशन की बात करूँ तो वो इस टाइप से आता है, आपको मेल आएगा और इसमें देखिए यहाँ लिखा है देयर इज नो पेमेंट ड्यू। इट मीन्स जो ITR फाइल की थी वो ऐसे ही एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई टैक्स पेबल नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, एज इट इज अप्रूव हो गया है। इसमें दूसरे भी सीन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ITR फाइल की बट टैक्स पेबल आ रहा है, उसमें लिखा होगा कि आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। इसके थर्ड आपका ऑप्शन हो सकता है कि ITR आपकी में कोई डिफेक्ट है तो उसमें आपको बताएंगे मेल के थ्रू कि क्या डिफेक्ट है। एंड फोर्थ आपका पॉइंट हो सकता है कि ITR प्रोसेस हो गया एंड आपका जो भी रिफंड था वो आपका प्रोसेस हो गया है। तो बेसिकली ये मेल पर ही आएगा, जो भी आएगा आप जस्ट वेट कीजिए मेल का। देखिए लास्ट आपका है इनकम टैक्स रिफंड। देखिए जब एक बार हम इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल कर देते हैं तो नॉर्मली कुछ क्लाइंट्स का हमारे पास कॉल आता है कि सर हमारी रिटर्न तो फाइल हो गई बट अभी तक रिफंड नहीं आया है, राइट। देखिए रिफंड की अगर मैं बात करूं कि कब तक रिफंड आता है तो इसमें देखिए जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये होता है कि हमने एक बार ऑनलाइन ITR फाइल कर दी, वेरिफिकेशन कर दिया हमारे लेवल पे, कंसल्टेंट के लेवल पर काम आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका डिपार्टमेंट के पार्ट पर कि उनको ITR प्रोसेस करना होता है। तो जैसे ही वो ITR प्रोसेस कर देंगे आपको रिफंड आ जाएगा, राइट। सो जस्ट आपको वेट करना है ITR प्रोसेसिंग का और इसका कंफर्मेशन आपको मेल पर ही आएगा जब भी ITR प्रोसेस होगी।
सो आप मेल पर अपना एक्टिव रहिए और जस्ट वेट कीजिए ITR प्रोसेसिंग का। अगर मैं टाइम लिमिट की बात करूं, ITR प्रोसेसिंग में कितना टाइम मतलब लगता है, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ अगर मैं बात करूं तो लॉ में लिखा हुआ है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच योर ITR इज फाइल्ड। तो इट मीन्स जब भी आपकी ITR फाइल होती है उसके फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 9 महीने तक वो आप प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी ITR 31 जुलाई 2021 को फाइल होती है, राइट, एंड इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो 31 मार्च 2022 होगा, एंड उस फाइनेंशियल ईयर के बाद डिपार्टमेंट 9 महीने काउंट करता है, मीन्स 31 दिसंबर 2022 तक डिपार्टमेंट आपके ITR प्रोसेस कर सकता है। ये मैक्सिमम टाइम है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो एक दिन में डिले नहीं करेगा इस लिमिट के बाद। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो विद इन 3 मंथ आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है, और कभी कभी केसेस में तो ऐसा भी होता है कि विद इन ए वीक आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि कब उनको प्रोसेस करना है, राइट। एंड देखिए लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा, ITR फाइल करने के बाद जस्ट आपको वेट करना है, ठीक है। जो भी होगा मेल के थ्रू आपको इंटीमेशन आएगा। इसमें कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं होता है कि जल्दी प्रोसेस होगी ITR या लेट प्रोसेस होगी, या हम अपने लेवल पे कुछ बात करके जल्दी प्रोसेस करा दें। कभी कभी ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल आप 2 कलीग्स हैं, दोनों ने एक साथ ITR फाइल की, तो मे बी पॉसिबल मतलब एक की आप में से एक की ITR पहले प्रोसेस हो जाए और दूसरे बंदे की ITR 10 दिन बाद प्रोसेस हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मोबाइल नंबर या ईमेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।